बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, और वो 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और उन्हीं की तरफ से कल के दिन एक अहम समाअत होने जा रही है, और वो समाअत है नज़रसानी के अपील के हवाले से, और वो समाअत है अज खुद नोटिस लेने के हवाले से। फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है उनकी जानिब से, और 15 जजेस जो हैं, रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 15 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं, वो बैठ के इस केस की समाअत करेंगे। अब इस केस का असर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी पड़ेगा और मुतल्लिका केसेस के ऊपर भी पड़ेगा, और माजी के केसेस के हवाले से भी तज़किरा होगा। नज़रसानी अपील का हक किस किस को मिलता है, या नज़रसानी अपील का हक जो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर आने वाले दिनों की सियासत इस वक्त अटकी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पे आई है, सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है कि फारूक एच नाइक जो कानूनी टीम को भी लीड करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने ये बात की कि पेचीदगियां कुछ हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उनको ताना दिया गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। अब इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो इत्तेहाद नए बनने जा रहे हैं, वो इत्तेहाद किसके लिए देर पास सहूलतकार साबित हो सकते हैं और किसके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं, उस पर भी बात की जाएगी। डार साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मेरे बेटों की तरह हैं, और हमने जो हुकूमत गुजारी है वो अफहाम व तफहीम से और इत्तफाक राय के साथ हमने हुकूमत गुजारी है। आने वाले दिनों के अंदर ये जो चपकलिश जारी थी और जो बयानबाजी है, उस बयानबाजी में क्या कोई तब्दीली आएगी या मजीद गर्मी पैदा हो जाएगी, उसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से भी बातचीत होगी। बात का आगाज़ करते हैं केसेस की समाअत के हवाले से। लात किस तरफ जाएंगे राना साहब? कल का जो केस है, कल की जो समाअत है, वो पाकिस्तानी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यार सर, कल के दिन को समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर आइंदा के लाए अमल के हवाले से कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। देखिए, इस जिस केस की समाअत हो रही है, इसके एक केस एक है, लेकिन इस केस से कई केस जुड़े हुए हैं। इस केस की समाअत के बाद ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि वो बहुत से फैसले जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने दिए थे, जिन पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें चीखते रहीं, जिन फैसलों के खिलाफ या जिन फैसलों मुतवक्को फैसलों पे अपने खिलाफ आने वाले रद्द-ए-अमल पर सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जिस तरीके से इन्होंने इख्तिजाज किया, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ही हुआ, बल्कि दूसरी दफ़ा एक दफ़ा हिस्ट्री में हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो दौर भी मुस्लिम लीग नून का था, और अब भी जब सुप्रीम कोर्ट के गेट पर एक बड़ा एहतजाजी जलसा होता है जिसमें अदलिया के यानी बहुत से रहनुमाओं जो जुम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तकारीर की जाती हैं, तो ये दो वाक़या जो थे, अब उनके तसलसल के बाद अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। नए चीफ जस्टिस साहब ने पहला केस फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर ऐसा केस लगा दिया जिस केस की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग इन कुछ आउट होंगे। पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग इक्तदार के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और कुछ इक्तदार के दरवाजे क्या इक्तदार की दौर से ही बाहर हो सकते हैं। इस तरह कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान के में कानून की अमलदारी जो है उसके हवाले से, और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कौन होगा उसके हवाले से बड़ा अहम है। देखें, दो तीन चीजें तो बड़ी क्लियर है। एक चीज ये किसी सिंगल शख्स का फैसला नहीं होगा, ये फुल बेंच है। जब फुल बेंच बैठता है तो उसमें मुख्तलिफ आरा होती है और कानून पे बात होगी, आइन पे बात होगी, बहस होगी, लोगों को सुना जाएगा, वकला अपनी दलाइल पेश करेंगे, दलाइल सुने जाएंगे, फिर जो अक्सरियती राय से चीज सामने आएगी वो एक दिन में आती है, 2 दिन में आती है, 3 दिन में आती है, 4 दिन में आती है, कल ही फैसला हो जाता है। फिर उसको वो जो फैसला होगा फुल कोर्ट बेंच का, फिर उसको उसके बाद चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। ये चैलेंज आखिरी है ना नजरसानी अपील, इसके बाद तो नजरसानी अपील होएगी भी नहीं।
ये इसलिए केस इतना तवालत इख्तियार करता भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि फुल कोर्ट है, और फुल कोर्ट अगर बैठता है तो हर दिन हर समात के दौरान फुल कोर्ट का बैठना नामुमकिनात में से है, तो जल्द अज जल्द इसका फैसला आने के इम्कानात हैं। मैं कह रहा हूं कि कल का दिन बराहम है। कल की पहली समात में ही आपको वो तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। कल की समात के बाद ही फिर बहुत से लोगों की वतन वापसी और बहुत से लोगों की वतन से किसी और वतन वापसी, ये सारी चीजें डिसाइड जो हैं ये कल से होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए भी, चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल पहला दिन होगा उनके अदालती अमूर के हवाले से। आज छुट्टी थी, आज उन्होंने हरफ तो उठा लिया, आज उन्होंने 3 नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिए, लेकिन अदालती मामलात के हवाले से बतौर चीफ जस्टिस कल उनका पहला दिन होगा। और जब वो पहले दिन वो फुल कोर्ट जो उन्होंने बना दिया फुल बेंच, उसमें जब वो उस केस की समात आ रही है जिस केस के हवाले से खासकर पीडीएम की जमातें जो थी वो इस केस के हवाले से बहुत बार बार शोर डाल रही थी, अब फुल बेंच भी बन गया, अब किसी को इस पर एतराज भी नहीं होगा। अब इसको फुल बेंच ने जो फैसला देना है वो फैसला पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी, पाकिस्तान के आईनी और कानूनी मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा अहम है। लिहाजा कल का दिन जो होगा यासर, असल जो सियासत, असल जो मामला होंगे वो कल के दिन से शुरू होंगे। और मेरे पास इतला तो यह है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी टिकटें कन्फर्म कर रखी हैं, जिनके पाकिस्तान में मौजूद अफराद जो हैं अब मुख्तलिफ मीटिंगें कर रहे हैं, जो मिलियन से ज्यादा लोगों को लाने का दावा कर रहे हैं, जो जलसे जुलूसों का अरेंज कर रहे हैं, जो वहां पे फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी नजरें भी अब कल के फैसले पे लगी हुई हैं कि कल का जो हेयरिंग होगी उसके किस केस का जो फैसला होगा, उसके बाद ये भी फैसला होगा कि किसने पाकिस्तान आना है, किसने पाकिस्तान नहीं आना। और कल के इस मामले के बाद आप देखेंगे फिर आगे आगे दीगर केसेस जो है उनके फैसले भी जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, उनके फैसले भी जो है उस पर भी बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा ये कल का दिन जो है ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को हदफ तंकीद बनाया था, उनकी जानिब से पैगामात अब ये आ रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इंसाफ और अदल की वापसी होगी और इंसाफ के तराजू जो है वो सबके लिए बराबर होंगे। ये मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया। देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा के किसी बयान पे बात नहीं करना चाहता, ना मैं उनके किसी बयान को अहमियत देता हूं, ना कोई ऐसी चीज़ है। जो चीज़ उनके हक में आ जाए वो बेहतर है, जो उनके खिलाफ आ जाए तो फिर वो उनके हक उसको में वो तनकीद शुरू कर देती हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अदलिया के जो भी फैसले होते हैं, अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजेस जो भी फैसले देते हैं, आप फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का हक हासिल है, लेकिन आपको शख्सियात पे तनकीद का हक हासिल नहीं है। तो मरियम साहिबा के अगर ये फुल कोर्ट फैसला दे देता है और फैसला वही बहाल रहता है तो आज से पहले था, तो फिर मरियम साहिबा इस पर क्या ट्वीट करेंगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या इस पर कभी ट्वीट किया गया, माजरत से इस पर ट्वीट किया गया कि जनाब हमने 50 रुपए के स्टाम्प पर पाकिस्तान से बाहर ले गए थे और वो तंदुरुस्त भी हो गए, वो सारा कुछ हो गया, और उसके बाद जनाब वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए कि उनको मुनासिब वक्त का इंतजार था। तो उसको वो मुनासिब वक्त कौन सा था? क्या इस पर उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था? कानून और आइन के मुताबिक तो वो बीमारी के लिए बाहर गए थे, उनको बीमारी थी। जब वो बीमारी से वो तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फौरी तौर पर सबसे पहला काम उनका पाकिस्तान आके अपने मुकदमात का सामना करना था। जो वो अब कहते रहे जो हम मुनासिब वक्त देखेंगे और जो मुनासिब वक्त होगा उस वक्त में आएंगे। चले जी, उनके मुताबिक मुनासिब वक्त हो गया, लेकिन यासर मेरा एक सवाल है, मैं फिर वो कहता हूं कि बहुत सी चीजें सामने आने वाली है। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि एक शख्स जब वापस आएगा, उनके सियासी रहनुमा कहते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमने प्रोटेक्शन बेल का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब प्रोटेक्शन बेल ले लेते हैं, आपको मिल जाती है प्रोटेक्शन बेल, आप पाकिस्तान आ गए हैं, आपको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है, प्रोटेक्शन बेल आप ले रहे हैं, जनाब मैं अपने केसों का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो फिर आप असूलन पाकिस्तान आकर सबसे पहले अपने वकला से मिलने के बाद अदालतों में जाएंगे,
अदालतों में पेश होंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे या जो भी आपका प्रोसीजर है वो करेंगे। और अगर आप प्रोटेक्शन बेल लेकर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक या किसी और जगह तक आप जलसे जुलूस करके ये तासर देते हैं कि मेरे साथ इतने लोग मौजूद हैं और मेरे खिलाफ अगर कोई फैसला आया या मेरे खिलाफ जो पहले फैसले आए थे वो गलत थे और अब अगर कोई फैसला आता है तो जनाब ये लोग देख लें सब मेरे साथ, तो ये फिर प्रोटेक्शन बेल नहीं होती, ये एक धमकी होती है। ये बिल्कुल सीधी सीधी हम कह सकते हैं कि आप फिर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन बेल जो भी लेता है वो जिस केस के लिए प्रोटेक्शन बेल लेता है उसे उसमें पेश होने के लिए आना होता है, जलसे जुलूस करने के लिए नहीं। हाँ, उस पेश होने के बाद आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप जो मर्जी करें, फिर देखा यह जाएगा कि क्या आपके जलसे जुलूसों के बाद आप अगर पेश होने के बाद आप रहा हो जाते हैं, फिर आपके पास सारा कुछ है। अगर अब एक शख्स जो मुल्ज़म है या मुजरिम है जिसे सजा हुई है, सजा के बाद वो प्रोटेक्शन बेल लेकर आता है और पूरे पाकिस्तान की पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उसकी सिक्योरिटी पे लग जाती हैं, उसको सिक्योरिटी देने के लिए कि जनाब ये एक लंबा बड़ा जुलूस लेके जा रहा है, करोड़ों रुपए उसके जलसे जुलूस पे खर्च हो जाते हैं। तो फिर मुझे बताएं, फिर पाकिस्तान के हर उस शहरी को, हर उस शख्स को जिसको सजा हुई है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसे भी रिलीज कर दें, उसे जाने दें, उसे स्ट्राम लें, उसे पाकिस्तान से बाहर जाने दें। बाहर जाने के बाद जब वो अपनी मर्जी का वक्त देखे, वो आए, प्रोटेक्शन बेल ले, आकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करे और उसके बाद वो अपनी मर्जी से फिर जेल चला जाए ताकि उसके मामला ठीक हो जाए। देखें, ये पहली दफा ये इम्तिहान है। समझते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। या सर एक मिनट, अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान की अदलिया का, अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान के कानून का, अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान के आइन का कि क्या एक सजा याफ्ता मुजरम जो है उसको शयान तरीके से आने की इजाजत है, जलसे जुलूस की इजाजत है, जब तक वो अपने केसेस से बिल्कुल फारिग नहीं हो जाता, जब तक उसकी बेल कंफर्म नहीं हो जाती, जब तक उसकी सजा मुअत्तल नहीं हो जाती, या फिर उसको इजाजत है कि जनाब वो जो मर्जी करे। ये आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये रवायत बन गई, ये रीत बन गई, तो ये फिर किसी के लिए भी ये रीत अच्छी नहीं होगी। अच्छा राना साहब, इस वक्त जो क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी है उसमें बहुत से अफराद के नाम मंजर आम पे आ रहे हैं, सियासी वाबस्तगियां भी सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं, सियासी वाबस्तगियां भी आ रही हैं और मैं आपको ये भी बताऊं सहाफती वाबस्तगियां भी आ रही हैं। जी जी, सियासी और सहाफती दोनों वाबस्तगियां आ रही हैं। मैं जहां इशारा कर रहा हूं आपको वो नजर आ गया होगा, जहां से बहुत से पिंडी से चीजें इस्लामाबाद से बरामद हुई हैं। जी जी जी। तो अब देखें गिरफ्तारियों की तो एक 4 बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं उसके लिए तो मेरे पास नाम मौजूद हैं। हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि हम चाहते हैं कि जिन्होंने गिरफ्तार करना वो गिरफ्तार कर ले। हमारे नाम लेने से अगर कोई भाग गया तो फिर कहेंगे जनाब नाम ले लिया था तो उससे पहले भाग गया। 4 बड़ी गिरफ्तारियां हैं और इन 4 बड़ी गिरफ्तारियों में एक बड़ा ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। कुछ बैंकर्स की गिरफ्तारियां वो बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हैं, लेकिन उन बैंकर्स की गिरफ्तारियों के साथ ही ये गिरफ्तारियां होंगी और इन बैंकर्स के इंकशाफात पर ये गिरफ्तारियां होंगी। इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन अब रस्मन ये सारा कुछ होने वाला है और ये जो रस्मन सारा कुछ होने वाला है इसमें ऐसे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे कि आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे। जो सारा दिन भाषण देते थे, जो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, जो सारा दिन पाकिस्तान की मौशियत पे बात करते थे, जिनको हम समझते थे कि ये लोग जो हैं ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जब उस करप्शन की दलदल में उनको आप देखेंगे, जब वो करप्शन की दलदल के अंदर खुद बैठे हुए नजर आएंगे तो फिर आप खुद परेशान हो जाएंगे। और फिर जो गिरफ्तारियां होंगी वो गिरफ्तारियां कोई मामूली गिरफ्तारियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि वो भी तगड़े लोग हैं, वो भी अपनी कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब कानून की और क्रिमिनल जो लोग हैं या मुल्क को लूटने वाले जो लोग हैं, अब इनके दरमियान एक मुकाबला है। देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है। मुझे यकीन है कि ये मुकाबला कानून ही जीतेगा, ये मुकाबला आइन ही जीतेगा, क्योंकि इस वक्त तक कानून और आइन जो है वो इस जो टेन्योर है 1.25 माह का, इसमें तो ऐसे ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर खुदा न हास्ता
तगड़े लोग जीत गए, तो फिर पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद जो बेइंतहा बदी हुई है इस वक्त मौजूदा सेटअप से, जो लोग इस आस में बैठे हुए हैं कि वाकई अब तगड़े लोगों पे हाथ पड़ेगा, फिर वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की दुआएं भी हैं, लोगों की उम्मीदें भी हैं, लोगों की आसें भी हैं, लोग जो हैं वो इसी इंतज़ार में हैं। लेकिन तगड़े लोग जो हैं, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो समझते हैं कि हम पहले भी कभी गिरफ्तार नहीं हुए और शायद अब भी गिरफ्तार ना हो। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मरहला शुरू हो गया यासर। अब इन दिलचस्प मरहलों में गिरफ्तारियां भी होंगी, रिलीफ भी मिलेंगे, जो बेगुनाह थे उनको रिलीफ मिलेंगे, जो गुनाहगार है वो गिरफ्त में आएंगे, जो मुजरम है उन्हें सज़ा मिलेगी, और जिन्होंने जुर्म नहीं किया वो बाहर होंगे। ये तो बड़ी 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 सिंपल सी। अच्छा, राणा साहब आपको लगता है कि ये जो की तरफ जाएंगे, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रहे थे, उन बयानात पे कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा है कि मेरा गुज़श्ता रोज़ का जो बयान था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतल्लिक था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे और उन्होंने एटमी ताकत होने की बुनियाद रखी थी। मेरे पास इतला ये है कि जी पीपल्स पार्टी के जनाब मोहतरम फरूक एच नाइक, जिनका आपने नाम लिया, जी जी, उनका और ख्वाजा आसफ साहब का और कुछ और लोगों का भी राब्ता हुआ। आपको पता ना, उनकी आपस में अजीजदारी भी है और राब्ता हुआ, और कुछ और लोगों का भी राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के खिलाफ सियासत जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये जो लफ्जी गोलाबारी है इससे हमारा वो मिसाक जमहूरियत और मिसाक इतफाक और मिसाक अखलाक जो मिसाक भी बनाए थे इन्होंने, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस पर आपको तरदीद करनी चाहिए। लेकिन उसने हनीफ अब्बासी साहब ने उस पर अपनी वजाहत देते हुए फिर एक या दो बम के गोले जो हैं, सियासी गोले, वो भी फेंके हैं। वो भी देखें ना, पूरा सुने आप, वो भी उन्होंने फेंके हैं। तो अब ये लफ्जी गोलाबारी जो है, ये लफ्जी गोलाबारी नहीं रहेगी, ये लफ्जी गोलाबारी अब बहुत आगे जाएगी। पहले ये नूरा कुश्ती थी, लेकिन अब ये जैनवन दंगल हो गया है। पीपल्स पार्टी का बहुत से लोगों से आज मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास तो वो लिस्टें मौजूद हैं कि किस तरीके से इनको ओबलाइज किया गया है। हमने तो अपनी क़यादत से कह दिया वाज़े तौर पे कि जनाब हमने अगर तो इलेक्शन लड़ना है तो फिर हमें खुलकर मुस्लिम लीग नून की तमाम करतूतों को सामने लाना होगा, और अगर हमने इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन के नाम पे लड़ना है और जीतने के लिए नहीं लड़ना तो फिर हम खामोश हो जाते हैं, फिर हमें मुस्लिम लीग नून की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि वो यहाँ पे इक़्तिदार में आकर सबसे पहले रगड़ा हमें लगाएंगे। वो हमसे मीठे होते होते ही उन्होंने हमारी पीठ पे खंजर घोंपा है, वो हमारे साथ बुरा किया। ये मेरी साथ खुद बात हुई है पीपल्स पार्टी के उन लोगों की जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने तो क्लियर कह दिया, और आप देखेंगे कि चंद दिन बाद हम एक ऐसा लाया अमल बनाएंगे कि ये सब के सब देखते रह जाएंगे। और मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की सूरत में जो वकला के पैनल अदालतों में जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, और बहुत से वो नुक्ते लेकर जाएंगे कि जनाब ये गिरफ्तारी के बगैर किस तरह ये पाकिस्तान की सियासत में आ सकते हैं, और ये जिस बुनियाद पर गए थे इनको उसी बुनियाद पर दोबारा उसी जगह पर इनको जेल में जाना होगा। तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है ये भी अपना पूरा रोल अदा करेगी, ये आप देख लीजिएगा। बात है कि यासर अब मामला तौर हो गया। कल ख्वाजा साद रफीक ने कहा था, याद है आपको, कि मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और MKM का सिंध में इत्तेहाद अच्छा रहेगा। अब तो नून लीग फैसला कर चुकी है सिंध में पीपल्स पार्टी को आउट करने के लिए। पीपल्स पार्टी भी अब फैसला कर चुकी है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में आउट करने के लिए। अब तो ये सारे आपस में दस्तों गिरफ्तार होंगे। पीपल्स पार्टी अब सपोर्ट करेगी KPK के अंदर ANP को, ANP सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को, और नून लीग सपोर्ट करेगी जमीयत उलमा इस्लाम को। GDA किधर जाएगी सिंध में? बिल्कुल खुल गए हैं। अगर आप कोई शख्स जी GDA किधर जाएगी सिंध में? नहीं, मैं GDA उधर जाएगी जहां उन्हें जाना चाहिए। नहीं आप नहीं है, नहीं आप तो आपको सारी समझ है। वैसे ही आप अक्सर औकात बड़े मियाँ साहब की तरह खामोश रहते हैं। मसलहतन खामोशी अच्छी रहती है, क्योंकि आपका बड़ा लगाव ना सेहत पे भी ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। जैसे हमने कल राना अली अफजल से पूछा कि आपके हमसाये का क्या हाल है, तो उन्हें बेचारे को यही नहीं पता था कि राजा रियाज साहब तो लंदन में बैठे हैं।
और राजा रियाज साहब वहाँ मुस्लिम लीग नून में आकर उन्हीं के हल्के का खा भी गए हैं। उस बेचारे को यह नहीं पता था, सारा दिन वो मेरा भाई टीवी पे बैठ के मुस्लिम लीग नून की वकालत करता है और उसको ये नहीं पता चला कि उसका क्लाइंट ही कोई और निकला। वो क्या होगा, वो सूबे में आ जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा। ये तो आपका ख्याल है ना, ये आपका ख्याल और आपकी ख्वाहिश है और आपकी मेरी पार्टी ख्वाहिश क्यों होगी, मेरी रिश्तेदारी अच्छी बात है। और नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारी तो किसी की नहीं, सहाफ़ी की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती। सहाफ़ी किस मुल्क से और सहाफ़त से रिश्तेदारी है, तो वो रिश्तेदारियां निकली तो है ना। रिश्तेदारी हमारी सहाफ़त से नहीं सर, वो सहाफ़ी है जो बाकायदा तौर पे सहाफ़ी के उसूल और ज़वाबित के ऊपर पूरा उतरता है, नहीं तो यहाँ पे तो रिश्तेदारियां में निकलती दिखाई देती हैं। चले अब इस मौजू को मैं लंबा नहीं करना चाहते करेंगे तो मामला किसी और तरफ चला जाएगा। अच्छा चले ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके पास कोई मसालिहत के लिए आ रहा है, और अगर आ रहा है तो तजावीज क्या रखी जा रही? खबर चाहिए तो खबर मैं आपको दे दूं कि उनके पास जरदारी साहब के पास जिसने आना था वो पहुंच गया। अच्छा जी। और ये वही शख्स है जो पहले भी जरदारी साहब के पास पहुंचा था, और इसने जरदारी साहब को ये पैगाम दिया है कि आप आपस में इकट्ठे हो जाएं। अगर आप लोग आपस में इकट्ठे ना हुए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कोई और आपको खा जाएगा। अभी आप लोगों की ग्राउंड पर ये वैल्यू नहीं है कि आप दोनों सियासी जमातें कोशिश भी कर लें तो इलेक्शन जीत सकें। तो वो शख्सियत पहुंच गई है, और इसीलिए आसफ अली जरदारी साहब का आपको रवैया, लहजा, उसमें मिठास और कुछ चीजें तब्दील नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसका असर जो है वो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में किस हद तक दिखाई देगा? नहीं, मैं उसी तरफ आने लगा हूं। लेकिन अब हालात जो है ना वो चेंज नजर आएंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी और बहुत से रजा रबानी जैसे लोग, एतजाज एहसन जैसे लोग और बहुत से और लोग जो हैं वो आपको किसी सूरत में भी अब शायद उस कंप्रोमाइज़ की तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ उस कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते नज़र ना आए, जो कंप्रोमाइज़ जो है जिसके मतलब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, या जिसके मतलब राय कायम की जा रही है। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि अब लड़ाई जैनवन शुरू हो गई है। अब नूरा कुश्ती नहीं हो रही, अब श्रीलंका और इंडिया वाला मैच नहीं है, ये जैनवन अब होने शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये जो इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, इन इत्तेहादों में से कौन सा इत्तेहाद ज्यादा कामयाब रह सकता है और कौन सा इत्तेहाद जो है वो बनते ही टूटने के डगर पे होगा? अगर तो आप सच्ची बात पूछते हैं तो ये सारे इत्तेहाद जो बनेंगे, चाहे नई जमातों के बने चाहे पुरानी जमातों के बने, ये सारे के सारे इत्तेहाद जो है अवामी तौर पर इनमें से किसी इत्तेहाद को पेशराई हासिल नहीं है। मुझे आप कोई एक इत्तेहाद दिखा दें। मुस्लिम लीग नून का सिंध में क्या है, मुस्लिम लीग नून का KPK में क्या है, मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का KPK में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बलोचिस्तान में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में क्या है। ये मुझे आप इन दोनों बड़े बातें जो बड़ी इत्तेहाद में आगे आप आ जाए, परवेज खटक साहब की जमात जो है उन क्या वो KPK में आज के दिन तक वो अपने लोगों को हर हल्के में पूरा नहीं कर सकी। इधर आज पंजाब में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, जो लोग पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे अब किधर गए हैं? उनके चेहरे अचानक गायब क्यों हो गए हैं? उनके ट्वीट जो है वो हो तो रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट किसी और तरीके से हो रहे हैं, किसी और के लिए हो रहे हैं, किसी और मामले पे हो रहे हैं, वो कहाँ चले गए हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखना होगा। हर शख्स जो है वो अब्दुल अलीम खान नहीं है कि जिसका ज़ाती वोट बैंक होगा और वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा। हर शख्स सियासी जमात में ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो इत्तेहाद बनेंगे, देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उससे पीपल्स पार्टी क्यों हाइफ हो रही है, चलिए मैं आपको बता दूं छोटा सा। मुस्लिम लीग नून अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम जुआ खेलने जा रही है। जुआ यह है, वो समझते हैं कि हम पूरा जोर लगाकर पूरे पाकिस्तान से अरकाने अपने असम्बली को, अपने टिकट होल्डर्स को, अपने काउंसलर्स को, अपने जातीय सरसूख से
हम बड़े मियाँ साहब का एक ऐसा इस्तकबाल कर ले कि जिसके बाद हम ये तासर दे कि हमसे बड़ी सियासी जमात कोई नहीं है। मतलब ये सिर्फ लाहौर से लोग तो नहीं ला रहे, ये तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे बताएं, अगर हर हलके से हजार बंदा भी इकट्ठा करते हैं और यहाँ हर शहर से एक हजार बंदा, हर हलके से तो 1000 इनके पास हो ही नहीं सकता ना, 1000 हर शहर से इकट्ठा करते हैं तो ये 25, 30 या 40, 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे, शो तो बड़ा हो गया, शो तो इनका कामयाब हो गया। अब पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये शो कामयाब कर जाते हैं तो उसके बाद हमें भी उस एक बड़ा शो करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, बात यह है कि जब वो कामयाब कर जाएंगे तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान को मेहनत करना पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को मेहनत करना पड़ेगी, बाकी जमातों को मेहनत करना पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी इस वजह से इनकी मुखालफत भी करेगी और सारा कुछ करेगी। और नून लीग अगर इस शो में कामयाब नहीं होती और किसी वजह से मियाँ साहब अब 21 तारीख को नहीं आते तो दोनों सूरतों में शो कामयाब ना होने और 21 तारीख को ना आने, इन दोनों सूरतों में सियासी मौत होगी मुस्लिम लीग नून की, आप ज़हन में रखिए। तो ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नाम में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो लफ्जी झड़प जारी है, इसका अंजाम क्या होगा और इसकी एंडिंग क्या होगी? क्या मसालिहत हो जाएगी या फिर अपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तालपुर साहब, आप गालिबन इन दिनों लंदन के अंदर मौजूद हैं, तो क्या किसी मसालहती चक्कर के अंदर मौजूद हैं कि मियाँ साहब से कोई मुलाकात करके पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुँचाएं या फिर कोई निजी मसरूफियात चल रही? सबका मेडिकल प्रोसीजर था तो उसके लिए आए हुए थे। इंशाल्लाह परसों वापसी हो रही है। हमें ना तो किसी से मुलाकात करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई ऐसा हुक्म जारी किया गया है। मुफाहमत का अमल पहले भी जारी था, अब भी लीडरशिप के बीच में शायद जारी होगा। पर ये इलेक्शन का टाइम, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर कोई अपने अपने पार्टी के इलेक्शन के सिलसिले में बातचीत करता रहता है। एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मैं समझता हूँ। पीडीएम की हुकूमत के साथ हमारी कोalition थी और हर किसी को पता है कि ये जरदारी साहब ना होते तो ना ही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते और ना ही कभी पीडीएम की हुकूमत आती। पर एक अच्छा टाइम गुजरा मैं समझता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ छोड़ के पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए काम किया, सियासी रिस्क उठाए, सियासत को पीछे छोड़ा और पाकिस्तान को आगे रखा। और अब जब इलेक्शन आएगी तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी ज़रूर होगी। हम वेलकम करते हैं नून लीग को, आए सिंध में आए, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें, उनको वेलकम करेंगे। इलेक्शन में तो वो ज़रूर हार जाएंगे पर उसके बाद भी पार्टी क़यादत के हुक्म के मुताबिक उनको रात को खाना और सुबह को नाश्ता हम ज़रूर सिंध में भेजेंगे। नहीं, कल अगर देखा जाए हनीफ अब्बासी साहब ने भुट्टो साहब के बारे में बात की, आज आके उन्होंने कुछ वजाहत कर दी है कि भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे लेकिन उनके मिशन के ऊपर अमल नहीं किया गया, उनके मिशन को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो हमें तो कुछ लगा कि कल से लेके अब तक कुछ तब्दीली आ चुकी है या फिर कोई वफद मिल चुका है। नहीं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी जो सिंसियरिटी रही है इस मुल्क के साथ और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ, वो शायद एहसास मियाँ साहिबान को ज़रूर होगा। और ये मड स्लिंगिंग जो हो रही है, मैंने देखा है निचले लेवल से ज़्यादा हो रही है, ऊपर के लेवल से खामोशी हमें सुनाई देती है। और बेहतर भी यही है। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम सियासी मुकाबला करना चाहते हैं, पर एक दायरे हदूद होना चाहिए बात करने का, लीडरशिप की एहतराम करने का। हमने कहीं भी आपने सोचा होगा ज़रूर पॉलिसी पे बात की होगी, ज़रूर सियासी बातें की होंगी, पर कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने मियाँ साहिबान के लिए या इनकी लीडरशिप के लिए कभी कोई नाजेबा अल्फाज नहीं सुने होंगे, कोई गैर सियासी बात नहीं सुनी होगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल आए। एक बड़ा अच्छा पैगाम आया जो हनीफ अब्बासी साहब ने गलत बातें की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों का उन्होंने दिल दुखाया और उसके रिटर्न में बहुत कुछ उनको सुनने को मिल सकता था। तो हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी लीडरशिप के कहने पे सही टाइम पर अपने लफ्ज को जो इस्तेमाल किए थे वो वापस लिया और एक बेहतर बात की। भुट्टो साहब की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं,
उनको सराहा उन्होंने। तैमूर भाई, ये तो बता दें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की किसी जगह जाके मसालत हो सकती है, सुलह हो सकती है, या ये जो शुरू होगी लड़ाई ये अब इलेक्शन के बाद ही जाके किसी तरफ जाएगी? देखिए जी, अगर आप गिने और सोचें और जरा काउंट बनाएं तो बहुत बड़े एहसानात हैं सदर जरदारी के पीएमएल नून के ऊपर। मैं समझता हूँ कभी भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन सकते थे, ना प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख सकते थे। तो उनका ये जो ख्वाब था उसको हकीकत में तब्दील करने वाले की जात अल्लाह की है, पर मेहनत करने वाले का नाम सदर आसिफ अली जरदारी है। तो इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप सियासी हिट तो लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट भुट्टो साहब के बारे में बात करना, भुट्टो जिंदा नहीं है ये कहना, इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। पर अच्छी बात है, मियां साहिबान ने रियलाइज किया और इसकी माफी तलाफी एक तरह से आप कहते हैं कि हो गई। मैं समझता हूँ अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आती रहेगी, खलिश कुछ बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी, जज्बात हर किसी के ऊपर होंगे। पर इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ जब टाइम आएगा हुकूमत बनाने का, तो फिर से एक बार आप मियां साहिबान को सदर जरदारी के पास पाएंगे बातचीत करते हुए, मफाहमत के। लेकिन आपको गिराने के लिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ, एमकेएम के साथ, जीडीए के साथ भी राब्ते में है। विफाक की बात तो दूर, वो तो सिंध में हक हुक्मरानी का सोच रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ जीडीए, जमायत और एमकेएम के साथ अगर पिंकी पीढ़नी भी इनको मिल गई तो फिर भी वो जादू जो करना चाहते हैं सिंध में उसका कहीं असर नहीं होगा। एंटीडोट हम रखते हैं उसका। लेकिन वो तो आज की जो मीटिंग हुई है इनकी, जिसमें इन्होंने बड़ा पुरजोर बड़ी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं उसमें उन्होंने कहा जनाब पीपल्स पार्टी तो ख्वाब देखना छोड़ दे, पीपल्स पार्टी तो को हम सिंध में भी ले जाएंगे, वहाँ भी ले जाएंगे। और उसमें आप कहते हैं कि बड़े मियाँ साहब ने इसे महसूस किया, लेकिन वहाँ पर तो मरियम साहबा भी थी, हमजा साहब भी थे और भी बहुत से थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम टूटे, तो दम इनका जरूर टूटेगा पर इनके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। हमेशा आपने देखा होगा, पिछली आप 25-30 साल की हिस्ट्री निकाल दें कि जब भी इलेक्शन आता है, हमारे इत्तेहादी हों, हमारे मुखालिफ हों, फसली बटेरे हों जो इलेक्शन से पहले आके पैदा हो जाते हैं और इलेक्शन के लिए जज्बाती हो जाते हैं, तो ये सारे हमेशा एक तरफ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अकेली रही है। हमें आदत है अकेले लड़ने की, अकेले मुकाबला करने की और जीत कर सुरखरू होकर सामने आने की। तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इत्तेहाद बनता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ इत्तेहाद कर सकती है? देखिए जी, अभी तक तो हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो सिचुएशन है, हम अपने अकेले खड़े में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स हैं, जो हमसे सीटें मांग रहे हैं, हमारे पास हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा और जैसे जैसे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, डेट्स आएंगी, तो आप बहुत सारे नए चेहरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखेंगे उन सीटों पर जहां पर हमने सीटें जीती हुई नहीं हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सरप्राइज सदर जरदारी की तरफ से आपको मिलने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों के लिए बहुत ही खुश आइन बात है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं। हम ऑफ कोर्स कोई ऐसा मेजर कोलिशन अभी बनाना नहीं चाह रहे, ना नून लीग के साथ कोई बनते हुए नजर आ रहा है और पीटीआई के साथ उनकी बड़ी कोशिशें हैं, पर वहां पर भी कभी आप नहीं देखेंगे कि हमारा कोई इत्तेहाद होगा। यस, इंडिपेंडेंट्स बहुत जगहों से हमारे पास आ रहे हैं जो आप हमारे साथ देखेंगे। अच्छा, ये तो बता दें कि इलेक्शन जो है उस पर आप लोगों की मीटिंग्स भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन जब भी होंगे आप लोग इलेक्शन में आएंगे। अगर इलेक्शन में कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि तमाम जमातें अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अगर दोबारा इत्तेहाद बनता है असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो अब की बारी किसकी होगी? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से नजर आ रहा है फ्यूचर, तो उसमें सिंध पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, फुल 100% मेजॉरिटी होगी। पंजाब में हम साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें अच्छी जीत रहे हैं। बलूचिस्तान में अच्छा हमें हमारा फ्यूचर नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जो मुश्किलात दरकार हैं नून लीग को पीटीआई की तरफ से, जो नई किंग्स पार्टी बन गई है उसकी तरफ से, वो काफ़ी उनका फ्यूचर ब्लीक नजर आ रहा है। पर जैसे कि आपने पहले भी सुना था, सदर जरदारी ने कहा था कि मैं सियासत को पीछे छोड़ के और पाकिस्तान की मईशत को
पाकिस्तान के कॉज को आगे रखूंगा। तो मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर आप फिर से देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और नून लीग उनके साथ कोलिशन में वहां पर हाजिर हो। और हम बड़े दिल के, खुले दिल के लोग हैं, हम अगर उनको कोई एक आध सुबह दे भी दें तो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर हमें पूरी उम्मीद है कि आप कहते हैं बड़े दिल के लोग हैं, सुबह दे दें। वो कहते हैं कि पता नहीं किसने बिलावल भुट्टो को ये कह दिया कि आप अगले वजीर आजम हैं, तो वो उस तरह से रिएक्ट करना भी शुरू कर गए। देखिए जी, ये तो होता है ना, जब आपको कहीं अल्लाह किसी सीट पे बैठा रहा होता है तो आपको पहले से वो रौनक, वो जो है एक खूबसूरती आपकी शक्ल पे आ जाती है। जो अभी भी आप देखें चेयरमैन बिलावल को, तो वही प्राइम मिनिस्टर के जो एक एसेंस होती है, एक लुक होती है, अभी से उनके अंदर आ गई है। तो फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है आपके सामने, सही कहा बिल्कुल नून लीग ने इस बारे में। अच्छा दानपुर साहब, ये तो बता दें मुझे कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं वो गिरफ्तार होंगे आते ही, कुंडी साहब भी कहते हैं गिरफ्तार होंगे आते ही। कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि प्रोटेक्शन बेल भी ले लेते हैं, तो क्या प्रोटेक्शन बेल लेने वाले को जलसा करने की इजाज़त होगी? देखिए जी, हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम तो वेलकम करेंगे कि आए, मियाँ साहब भी आए, आके मुकाबला करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ें, बाकियों को भी आके फेस करें। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई जेल में जाए। उनको बेल, आई होप, मेरी दुआएं हैं कि उनको बेल मिले, पर उनको आते हुए पाकिस्तान की एंट्री करते हुए हमें बिल्कुल भी वो नजर नहीं आ रहा है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, ख्वाहिशात उनके साथ हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर आए, मुकाबला करें। पर ये फैक्चुअली आज के हालात में नजर नहीं आ रहा कि नून लीग के जो है लीडर वो कभी वापस पाकिस्तान मौजूदा हालात में ये दिखाई नहीं दे रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, लेकिन अगर आते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह आना चाहिए और हालात का भी आके मुकाबला करना चाहिए और सियासी मद्दे मुखालिफ भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौशी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तबसरा करते हैं। पाकिस्तानी मईशत में इस वक्त जो इक़दामात हो रहे हैं वो इक़दामात किस हद तक हौसला अफजा हैं? क्या यही इक़दामात काफ़ी हैं या हमें रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है? और अगर रीस्ट्रक्चरिंग होनी है तो माजी के अंदर जो उसके ऐलानात होते रहे उसमें रुकावटें क्या क्या चीज़ रहीं, और अब जो इक़दामात हो रहे हैं वो इक़दामात किस हद तक पाया तकमील तक पहुँच सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। माहिर मईशत हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये जो इक़दामात जितने भी जारी हैं, आप उससे बखूबी वाकफियत रखते हैं, ये जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़, बड़े बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़, क्या हौसला अफजा हैं ये इक़दामात या फिर इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और इसको वसी पैमाने पर लेकर जाने की ज़रूरत है? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बिजली की चोरी रोकी जा रही है या टैक्स के डिफॉल्टर के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है या स्मगलिंग रोकी जा रही है या जो हमारा डॉलर्स की ट्रेड के अंदर स्पेकुलेशन है, तो इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव बायस कहते हैं और ये अच्छी चीज़ है। ये तो हमारे रेगुलेटरी और जो हमारे इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनका प्रिंसिपल काम है, वो अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये जो भी पुश दी गई है और उसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी पार्टनरशिप है, ये तो एक अच्छी बात है ताकि बचत हो, क्योंकि हुकूमत का एक क्रॉनिक जो बजटरी खसारा है ये सब उसके अंदर चीज ऐड हो रही थी और वो हम जो कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं जो कि हर लिहाज से नाइंसाफी है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज है, हमारे जो एक मेजर डेवलपमेंट है वो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो कि कुछ गल्फ के ममालिक के साथ कुछ डील्स करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। वो भी अच्छी चीज है, लेकिन वहां मैं कॉशन ये कर रहा हूं कि उसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और प्रोफेशनल्स को एसेट प्राइसिंग, लीगल एग्रीमेंट्स, निगोशिएशन के अंदर लाना चाहिए, ताकि कल को वो डील ये कोई ना कहे कि वो पाकिस्तान की फेवर में बेहतर नहीं थी। उससे हुकूमत को थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा, कुछ हमारा शायद फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर कम हो, हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, जो मईशत का ढांचा है वो 240 मिलियन लोगों को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर सकता।
सही। हमें उसके अंदर फंडामेंटल शिफ्ट्स लानी है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, और ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन सिम्प बनाने के लिए हमें पॉलिसी रिस्पांस देने की जरूरत है, और पॉलिसी रिस्पांस अभी तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो पहली दो चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमें एक पॉलिसी शिफ्ट करनी है इमर्जिंग एशिया की तरह, कि अगर बांग्लादेश आगे निकल गया, कंबोडिया निकल गया, तो हम क्यों नहीं उस लाइन पे चल सकते। उसके लिए जो करंट हम लोग पाल रहे हैं या पेटनेज कर रहे हैं या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर से हाथ उठाना होगा। मजबूरी में आपको इंटरनेशनल प्राइस के हवाले से कीमतें पेट्रोल की बढ़ाना पड़ गई। अब जब ये सितंबर का बिल आएगा तो फ्यूल एडजस्टमेंट में नेचुरली तौर पे जो कीमत बढ़ी है उसके हिसाब से पैसे एडजस्ट लग के आएंगे, तो क्या इसके बिल भी बहुत ज़्यादा होंगे? फिर उसका अवाम के लिए हल क्या होगा? जी देखिए, हमारा बड़ा मसला ये है कि हमारी इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंस बहुत है। जैसे इंडिया है वो 40 से 50% बिजली कोयले पे बनाता है, हम जो है 5% बिजली भी कोयले पे नहीं बनाते। हमारी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो जो भी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक या एक्सोजेनस शॉक, कि बाहर कोई तब्दीली आती है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। इसी तरह हमारी तकरीबन 99% जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्यूल पे चलती है, ना कि वो बिजली पे चले या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अब इसका हल ये है कि जो बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, आई थिंक द ओनली एडजस्टमेंट जो गवर्नमेंट दे सकती है वो तो यही है कि स्टैगर कर दे, किस्तों में कर दे, ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर कम आए। छूट देना मुझे नियर फ्यूचर में ना फिजिबल दिखाई दे रहा है, ना हुकूमत के पास कुशन है। हाँ, अगर हम ये जो हमारी टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं कि हम उनको कहीं और से कंपनसेट कर सकें, लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपने इखराजात में सब्सटैंशियल कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कर्ज लेके सब्सिडी नहीं दे सकते। अच्छा हारून साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान में ईरान से तेल स्मगल होके आता है और एक एदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट के मुताबिक 32% इस वक्त पाकिस्तान में ईरानी तेल फरोख्त हो रहा है। अब निगरां हुकूमत के पास इख्तियारात क्या है, ये एक अलग मामला है कि पिछली हुकूमत निगरां हुकूमत के इख्तियारात में ये नहीं लिख के गई कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स कोई कर सकते हैं। क्या हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करके इसे एक कानूनी चैनल के जरिए पाकिस्तान में लाएं और सस्ते दामों तेल अवाम को फराम कर दें? 30-32% तो वैसे भी बिक रहा है, तो उसका इम्पैक्ट फिर कीमतों पर भी पड़ जाएगा। कि जब तक ईरान पे सैंक्शंस हैं तो हमारा बैंकिंग चैनल से कोई भी हम ट्रांजैक्शन उनसे नहीं कर पाएंगे, और ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। फॉर्मल हम बार्टर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं कि जी आप हमसे ये ले लें, आप ये दे दें, लेकिन उसका वॉल्यूम हम पहले भी कर रहे हैं बिजली पे, वो कम रहेगा। हाँ, ये जो स्मगलिंग है ये बहुत सालों से चली आ रही है। बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस हैं, खुले हुए हैं, इधर से चीज उधर जाती है खाने पीने की, उधर से तेल आता है। ये चीजों को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है और उस पर वक्त लगेगा। हमें इस वक्त सस्ते तेल से ज्यादा हमें एक इमरजेंसी प्लान बनाना है एनर्जी कंजर्वेशन का, कि जहां हम कारपूलिंग की तरफ जाएं, जहां पर हम जो ऑफिसेज और मार्केट्स के टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। देखिए, अभी तो मईशत की शरह नमू बहुत नीचे है। अगर अल्लाह ने चाहा तो और हमारी ग्रोथ 4-5% की तरफ चली गई तो ये डिमांड ऑयल की और बढ़ जाएगी, बिजली की, एनर्जी की। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ये इतनी बुरी तरह हिट करेगी कि हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से हंगामी बुनियादों पर हमें अभी तो कंजम्पशन को मैनेज करने का एक प्रोग्राम बनाना है, और इवेंचुअली अगले 5-10 साल में हमें तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और हिकमत अमली देना। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एशिया कप का आज जो मैच हुआ है और जो पाकिस्तान का मैच हुआ था, इसमें असल हुआ क्या है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बात कुछ कर लेते हैं। हम हस्ब मामूल बात तो करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन आज एशिया कप का फाइनल था जो भारत और श्रीलंका के माबैन था। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, फील्डिंग की दावत दी भारत को, और उसके बाद फिर 50 ही रन बना सकी और भारतीय टीम ने 6 ओवर्स के अंदर वो हदफ अबूर कर लिया बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। श्रीलंका की टीम वो है जिसने पाकिस्तान को 252 रन का मैच जो था वो हराया था, और भारतीय टीम के मद्दे मुकाबिल हम हारे थे। लेकिन भारतीय टीम सुपर 4 के आखिरी मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त खा चुकी थी। लेकिन आज के मैच में जब पहले बहुत सी खबरें मंजर आम पे आती रहीं श्रीलंका की मैनेजमेंट की तरफ से कि हमने बहुत मेहनत की है फाइनल की, तो फाइनल की मेहनत किस हद तक उनकी रायगा गई या उसके पीछे वजूहात क्या थी, और पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी क्या करनी है, और पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जवाल क्यों आया इस मौके के ऊपर, इस पर बात करते हैं। राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, आज के मैच पे क्या आप राय रखते हैं? क्या बहुत बेहतरीन बॉलिंग आपको देखने को मिली है या आपको खबरें कुछ और मिली? कौन सी बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी? क्या बात कर रही हैं यासर साहब, आप बैठे रहते हैं टीवी पे, आप तबसरे करते रहते हैं। और भाई श्रीलंका ने अपना एहसान उतार दिया है भारत का। कौन जो से एशिया कप भारत ने श्रीलंका में मुंतकिल किया। अच्छा, श्रीलंका में मुंतकिल करना, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बहुत से खिलाड़ियों को भारी मुआवजे पर अपनी इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाना, श्रीलंका के खिलाड़ियों को बहुत सी चीज़ों पे सहूलतें देना। किसको नहीं पता था कि आज का मैच 2 नंबर है? आपको अगर नहीं पता होगा तो ये गिलादा बात है। जब मैच शुरू हुआ तो उस वक्त से ही मैच की पहली बॉल से ही सबको पता था कि मैच जो है ये बिल्कुल वन साइडेड होना है। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं। इतना वन साइडेड कि 50 ओवर तक पूरी टीम बुक हो जाए? जी बिल्कुल, इतना ही वन साइडेड। भाई साफ नजर आ रहा था मुझे। एक बात है, क्या वो विकेट जो बैटिंग विकेट है, और आपने इसलिए पहले बैटिंग की है कि आपको पता है कि ये बैटिंग विकेट है। उस बैटिंग विकेट पर आप अंधे हो गए हैं, आपकी आंखों पे मट्टी भर गई है कि आपको बॉल नजर नहीं आ रहा। और ऐसा एक को नहीं, 2 खिलाड़ी नहीं, 3 खिलाड़ी नहीं, 4 खिलाड़ी नहीं, 5 खिलाड़ी नहीं, 6 खिलाड़ी नहीं, 10 के 10 खिलाड़ी जो है वो इस तरह बिल्कुल है। 11वां तो बेचारा सामने खड़ा रह गया ना, उनके साथ वो हुआ। मुझे बताए, क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी फाइनल, किसी कप के फाइनल में ऐसा हुआ है? और वही टीम 2 दिन पहले पाकिस्तान के साथ खेलती है। 3 दिन पहले जब वो पाकिस्तान के साथ खेलती है, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के दीगर बॉलर जो है, उनकी बॉल उनको फुटबॉल नजर आती है, फुटबॉल, और वो फुटबॉल समझ के खेलते हैं उस बॉल के साथ। और यहां पर क्या होता है, इस तरह गिरते हैं जिस तरह साफ नजर आ रहा था मुझे। पहली 6 विकेटें जो है, जरा अभी अपने नाज़रीन को दिखा दें कि पहली 6 विकेटें जो हैं, क्या वो आउट हुए हैं, यानी बॉलर ने आउट किया है, या बैट्समैन आउट हुआ है? वो साफ नजर आ रहा है भाई, वो साफ और क्लियर नजर आ रहा है, और एक प्लानिंग के तहत नजर आ रहा है। याद करें, ये सेम उसी तरह हुआ है जैसे एक वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, और उस वर्ल्ड कप के जीतने के लिए इंडिया ने जो रकम अदा की थी, जिस तरह अचानक एक टीम हारी थी, मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग बातें करते हैं, तो फिर ये मैच भी सेम टू सेम उसी तरह हुआ है। मुझे बताएं ना कि इनके इतने अच्छे खिलाड़ी, श्रीलंका के होम ग्राउंड भी कोई इंडिया की नहीं है, उनकी अपनी होम ग्राउंड है, मर्जी से टॉस जीत उन्होंने बैटिंग शुरू की है, फिर ही आउट हो जाना, ये समझ से बाहर है। ये बिल्कुल क्लियर 2 नंबर मैच हुआ है। चले उनके मैच को छोड़ दें, जरा बात करते हैं अपनी क्रिकेट टीम की। मैं जब नजम सेठी साहब को मैं मौजूदा चेयरमैन साहब पे तो बात इसलिए नहीं करूंगा, ये तो बेचारे आए हैं अभी। इससे पहले नजम सेठी साहब जो कभी चिड़िया और कभी चरेल, कभी कोई, मुझे बताएं, नजम सेठी साहब ने जो टीम बनाई थी, नजम सेठी साहब की जो चॉइस थी, उस चॉइस के बाद क्या हुआ? क्या टीम में इत्तेफाक था? अगर बाबर आजम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि पूरी टीम को एक होकर खेलना चाहिए, तो उस पर नजर आ जाएगा कि कहाँ पे क्या फड्डा चल रहा था, नजर आ जाएगा कि कहाँ पे क्या खराबी थी, नजर आ जाएगा कि कहाँ पे कौन गलत था। बात यह है कि जब आपकी टीम के 2 अहम तरीन अफराद, एक मीडिया का कोऑर्डिनेटर और एक और आदमी, जब वहां पे टीम पर तवज्जो देने की बजाय कसीनों में जाते हो,
कसीनो में बैठे नजर आते हो, कसीनो में जाकर जुआ खेलते हो, तो फिर आप मुझे बताएं किस तरह आपकी टीम चलेगी? क्या पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है जिसकी इंतहा कोई नहीं है? वो टैलेंट सारा तो जो है मर्जी से रखा नहीं जाता। जब सिफारशी लोगों को रखा जाएगा, जब टैलेंट को ज़ाया किया जाएगा, जब आप अपनी मर्जी के लोगों को रखेंगे, जब रिश्तेदारियां निभाई जाएंगी, जब तल्लकदारियां निभाई जाएंगी, जब सिफारशें निभाई जाएंगी, तो फिर ये हाल होगा। मैच तो आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए था, जिसकी सारी कौम मुंतजर थी, फिर मजा आता, फिर मैच देखते भी कोई मजा भी आता मैच में। लेकिन हुआ क्या? लंका को छोड़ दे, लंका ने पैसे ले लिए या लंका ने अपने एहसान कर दिए, मान ले लंका बिल्कुल निकम्मी टीम निकली, चाहे यही मान ले, लेकिन अपने मुल्क की टीम ने जो किया वो क्या था? सवालात तो उठते हैं और सवालात उठते हैं वो, और भाई सवालात नहीं उठते, इन सब को लाएं कश्ती में डालें। आप सवालात की बात कर रहे हैं? किस में डालना? नई टीम किस में डालना? किसी को आप कह देते हैं जनाब इससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है, जिसकी तारीफ करते हैं वो उसी मैच में फारिग हो जाता है। डटते दूसरे बंदे को आप रखते नहीं कि दूसरा खेलने आ गया अच्छा वाला तो पहले वाले की छुट्टी हो जाएगी। ये तो आलम हो चुके हैं। ये जो खामियां हैं, जो दो लोग कसीनो में गए थे, इन खामियों के ऊपर काबू पाना है, और जो गलतियां हैं और जो कोताहियां बड़े पैमाने पे हुई हैं उसकी निशानदही जो हो चुकी है उस पर एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होगा तभी टीम बेहतर हो सकती है और तभी वर्ल्ड कप के लिए कुछ तैयारी हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।